अभी जस्ट बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे और हमारी एक बच्ची हमारे पास आई थी एंड उसने बिल्कुल अभी 12th क्लियर किया और ओके। अभी शी इज़ लुकिंग फॉर कॉलेज। तो वो मेरे लिए बहुत, हमने लगभग 6 to 7 ईयर्स इस बच्चे के साथ वर्क किया है। उसका डेवलपमेंट काफ़ी डिले था, उसको एंग्जाइटीज़ थी, उसके बैलेंस इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, लिखने में बहुत प्रॉब्लम थी जो हम फाइन मोटर स्किल्स की बात करते हैं। और उसने अभी बहुत अच्छे से, मतलब एवरेज नंबर से पूरा अपना 12th पास किया है। अभी हमारा एक बच्चा, जब मैं उनके साथ थेरेपीज़ करती थी, दे मूव टू बैंगलोर और दे केम टू मीट मी। और जब मैंने इस बच्चे को देखा और ही स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स मैथ्स में, तो ये बहुत अच्छा एक अचीवमेंट लगता है जब हमारे बच्चे इंटीग्रेट हो पाते हैं एक नॉर्मल स्कूलिंग में एंड बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी टाइम न्यूज़ पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लगातार हम आपके सामने ऐसे डॉक्टर्स कहें या मंत्री कहें या फिर ऐसे कहें विधायक सामने आते रहते हैं और कई सारे मुद्दों पे हम बातचीत करते हैं। लेकिन आज जो हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं वो है बच्चों की, एक तरीके से कह सकते हैं बच्चों में जो बाल संभाल के लिए देवता समान जो डॉक्टर होते हैं वो आज हमारे सामने है, क्योंकि हमने जब इनके सेंटर में पैर रखा तो देखा कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी वाइब्स थी। और हम लोग यहाँ पे आज मौजूद है सेक्टर 49 में, जहाँ पे टिकल्स चाइल्ड थेरेपी सेंटर है, जहाँ पे आपको मिल जाएंगे डॉक्टर आंसुवाला, जो कि बच्चों के साथ इतनी ज्यादा फैमिलियर है कि वो कभी भी रोते नहीं है, उन्हें मम्मी की जो कमी है वो भी एहसास नहीं होगी। तो आप बहुत स्वागत है आपका। क्या डेवलपमेंट में कमी, बोलना चलना या बैठना, इसमें ही कमी होती है या फिर उनके माइंड में भी कुछ इफेक्ट पड़ सकता है? हर बच्चा बहुत अलग है। कुछ बच्चे हम ऐसा देख सकते हैं जिनका बोलना चलना के अलावा सीखने में या पढ़ाई में, लिखने में भी डिले हो सकता है। ऐसे कई बच्चों में इस तरीके से देखा गया है। उन बच्चों के लिए हम लोग स्पेशल एजुकेशन, जिस तरीके से नॉर्मल एडुकेटर्स होते हैं जो पढ़ाई में बच्चे को अल्फ़ाबेट्स नंबर सिखा रहे हैं, इसी तरीके से हमारे बच्चों को बहुत एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाते हैं। ब्रेन को हमें किस तरीके से सिखाना है, तो उसके अकॉर्डिंग स्पेशल एजुकेशन क्लासेस की जाती हैं, जिससे बच्चे को अकेडमिक स्कूल के लिए रेडी कर पाएँ, ताकि हमारे सारे बच्चे एक मेन स्ट्रीम स्कूल में रिलेट कर पाएँ, वहाँ इंटीग्रेट हो पाएँ। ठीक है, तो मैम इन बच्चों को क्या स्पेशल चाइल्ड बोलना ठीक होगा? कह सकते हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आई। ठीक है, पहले जब डेवलपमेंट डिलेज होता था, और मतलब मैं बिल्कुल बात करूँगी, मैं लगभग 16-17 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। और अगर हम एक पेरेंट्स को बोल देते थे कि आपको एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना है, तो वो सोचते थे या बोलते थे क्या मेरा बच्चा पागल है, राइट? आप ये बात मानेंगे, राइट? तो पहली बात, हम जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो उसके लिए बहुत एक स्टिग्मा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वो चीज़ नहीं है, राइट? तो हमें ये समझना है। अब जो हम नए टर्म्स यूज़ करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं न्यूरो डाइवर्सिटी। न्यूरो डाइवर्सिटी का मतलब है, जैसे हम कहते हैं ना बायोडाइवर्सिटी है ना, अलग अलग वेदर होते हैं, अलग अलग कलर और के लोग हैं, इसी तरीके से हमारा ब्रेन भी अलग अलग तरीके से समझता है। हर ब्रेन अलग हो सकता है, तो इसलिए हमें न्यूरो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना है। तो यस, हमारे जो बच्चे जिनके साथ हम वर्क करते हैं वो शायद एक यूनिक तरीके से सीखते हैं, बट वो सीख सकते हैं। उनको भी वो चीज़ें सीखने के लिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। कई बार वो स्लो होते हैं सीखने में, तो उनको हमें सिखाने के लिए वो चीज़ों की प्रैक्टिस ज़्यादा करानी पड़ती है। तो स्पेशल चिल्ड्रन, वाई वी से कि दे नीड स्पेशल केयर, तो आई एम ओके यूजिंग स्पेशल चिल्ड्रन वर्ड ऑल्सो, बट ये है कि हाँ, अभी जो हम टर्मिनोलॉजी ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम न्यूरो डाइवर्सिटी यूज़ करते हैं कि हर ब्रेन अलग है, आपकी स्किल्स अलग हो सकती हैं, मेरी अलग हो सकती हैं, बट हमें उस बच्चे की स्किल्स को देखना है, मुश्किलों को तो देखना ही है। हमने बोला ये बच्चा बोल नहीं पा रहा है, बट हम ऐसे बच्चों के साथ भी वर्क करते हैं जिनका माइंड बहुत शार्प है, ठीक है, दे कैन बी वेरी गुड विद नंबर्स, या फिर उनको रूट्स बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं, पूरा वो कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, बोल कम रहे हैं, तो हो सकता है कोई और स्किल ज़्यादा हो,
और एक स्किल कम हो, तो Okay. हमें वही चीज़ों को फैसिलिटेट करना है। मैम आपने जैसा भी बताया, मैं अगला सवाल आपसे यही लेने वाली थी कि जैसे बच्चों में बोलने में देरी हो जाए, चलने में देरी हो जाए या किसी और एक्टिविटीज़ में, तो क्या उनका ब्रेन इतना शार्प होता है कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी, एक फ़ोटोग्राफिक मेमोरी होती है किसी की जो बहुत जल्दी सीख जाते हैं चीज़ों को चलाना, चीज़ों को पढ़ना, या फिर आप कह सकते हैं कि आपने नंबर्स रखे हैं और वो नंबर्स तुरंत उन्हें याद हो जाते हैं, तो किस इस तरीके के कोई बच्चे आपके पास आए हैं? बहुत सारे बच्चे। मैं एक ऐसे बच्चे के साथ वर्क करती थी कि उसका डायग्नोसिस में ऑटिज़म था, और ये बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव था और वो क्लास में नहीं बैठता था, उसको सोशल क्यूज़ नहीं आते थे। सोशल क्यूज़ जब मैं कहती हूँ किसी से दोस्ती करना या किसी से घुल मिल के बात करना, बट ये बच्चा नंबर्स में बहुत अच्छा था। मतलब अगर आप उसको कोई भी डेट्स बताते हैं 10 साल आगे या पीछे की, तो वो Okay. आपको दिन बता सकता है। तो उसकी जो मेंटल कैलकुलेशन है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छी हैं। तो कई बार क्या होता है, जब बच्चे में डिले होता है तो शुरू में पेरेंट्स बहुत डिनायल में होते हैं कि मेरे बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है, राइट? क्योंकि वो डिनायल की वजह से बच्चे थेरेपीज़ के लिए लेट आते हैं। तो जब हम बात करते हैं ब्रेन के डेवलपमेंट की, हम जितना जल्दी थेरेपीज़ शुरू करें, मान लीजिए अगर एक बच्चा 2 साल का हो गया और बात नहीं कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो वो बहुत राइट टाइम है कि हम थेरेपी का सपोर्ट लें, रेदर देन वेटिंग कि हम थोड़ा वेट करते हैं। कुछ बच्चे देर से बोलते हैं, लेकिन उसमें हम वो क्रूशियल टाइम जो होता है ब्रेन के डेवलपमेंट का, वो वेस्ट कर देते हैं। ठीक तो है। हर बच्चे की उस स्किल तक जाने के लिए भी उसको थेरेपीज़ के सपोर्ट की और पेरेंट्स के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो जब मैं थेरेपीज़ कहती हूँ, तो ये नहीं है कि खाली हम जो यहाँ करते हैं उसी से ही बच्चे का डेवलपमेंट होगा। पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है Okay. कि वो घर पे क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं बच्चे के साथ, स्क्रीन के बिना हम बच्चे को कैसे इंगेज कर सकते हैं जिससे बच्चे का डेवलपमेंट और फास्ट हो। मैम जैसे कि अभी आपने बताया कि नंबर्स को लेकर के बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे थे, और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे आप किस तरीके की थेरेपीज़ देती हैं उन्हें? जैसे आपने बोला कि कुछ को बोल के बताते हैं या फिर चीज़ों को दिखा के बताते हैं कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है, आप इन्हें देख के चीज़ें समझिए, और भी किस तरीके की थेरेपीज़ होती हैं? सो जो थेरेपीज़ हैं, हमारी पूरी मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी और सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी में उनके ब्रेन की प्रोसेसिंग पे काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम बहुत सारे स्विंग्स यूज़ करते हैं, जिम बॉल यूज़ करते हैं, ट्रैम्पोलिन यूज़ करते हैं, जिससे उनके बैलेंस और कोऑर्डिनेशन पे काम कर रहे हैं, जिससे बच्चे का बैलेंस अच्छा हो और उसकी फाइन मोटर स्किल्स अच्छी हों, बच्चे को लिखना आए। तो ये एक तरीके का वर्क होता है। उसके अलावा जिन बच्चों का फिज़िकल भौतिक विकास डिले होता है, उनके लिए पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी भी होता है और न्यूरो डेवलपमेंट ट्रीटमेंट। जैसे आपने देखा होगा, हम एक बच्चे के साथ वर्क कर रहे थे, हम उसे बैठना और चलना सिखा रहे हैं, तो इन स्किल्स पे काम किया जाता है। इसी तरीके से हमारी टीम में जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं या जो लैंग्वेज थेरेपिस्ट हैं, वो ओरल स्किल्स पे काम करते हैं। तो बहुत सारे थेरेपी टूल्स जो टॉयज़ की तरह भी लगते हैं और बहुत स्पेसिफिक टूल्स भी होते हैं जिससे हम इन डेवलपमेंट पे काम करते हैं। ओके। और दूसरी चीज़ मैम ये भी है कि आपने जैसे बोला कि अलग अलग टूल्स होते हैं, अलग अलग आपके पास थेरेपिस्ट हैं जो अलग अलग चीज़ों में काम करते हैं, और साथ ही कौन सा एक राइट एज होता है जिससे कि बच्चों को थेरेपी लेनी शुरू कर देनी चाहिए, और पता कैसे चलता है? तो इसीलिए जब मैं अर्ली इंटरवेंशन की बात कर रही थी, बहुत ज़रूरी है हम कितना जल्दी पता लगा लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमें एक नॉर्मल डेवलपमेंट में पता है कि बच्चा 1 साल में चलना शुरू कर देता है, ठीक है, वॉकिंग आ जाता है। अब अगर बच्चा 18 मंथ्स तक, 18 महीने तक अगर बच्चा चला नहीं है या 1 साल तक बच्चे ने बैठना भी शुरू नहीं किया है, तो डेफिनेटली बच्चे को थेरेपीज़ की ज़रूरत है। अगर बच्चा प्री मैच्योर है या शुरू से ही माइलस्टोन डिले है, तो कई बार क्या होता है, उनकी बॉडी में बहुत अकड़न होती है, स्टिफनेस बोलते हैं, या कई बार बॉडी बहुत ढीली होती है। तो अगर मैं कहूँ मसल्स ढीली हैं, तब भी बच्चे का विकास नहीं होगा। तो इन चीज़ों पे तो थेरेपी हम लगभग फिज़िकल डेवलपमेंट में तो हम 3 से 4 महीने के बच्चे के साथ भी वर्क होता है, ओके। क्योंकि इतना जल्दी पता चल जाता है। जब हम स्पीच डिले की बात कर रहे हैं या ऑटिज़म की बहुत बात कर रहे हैं, उसमें एज़ यंग एज़ पॉसिबल, जैसे 12 से 15 महीने में बच्चा बोलने लगता है, इशारे करने लगता है जी। ठीक है, उसको आप नाम से बुलाओ तो बच्चा टर्न करेगा, या पापा ऑफिस जा रहे हैं बाय कर दो, ताली बजा दो। ये बड़ी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमारी दादी नानी हमेशा बच्चों को कराते रहते थे,
अब अगर ये बच्चा 1 साल में बिल्कुल नाम से रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, या आपको देख ही नहीं रहा है, टीवी को तो देख रहा है, स्क्रीन में तो देख रहा है, वीडियोस देख रहा है, लेकिन अपने नाम से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो हमें बहुत जल्दी जो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से या जो थेरेपिस्ट से मिलके एक इवैल्यूएशन कराना चाहिए। तो एज़ अर्ली मैं बोलूँगी इवन 15 महीने में भी हम स्पीच डिले पे काम कर सकते हैं। मैम सवाल तो बहुत सारे हैं, आपसे जानना भी चाहूँगी, हालांकि आपके पास टाइम बहुत कम रहता है। और एक छोटा सा सवाल मैं आपसे ये भी लेना चाहूँगी कि अगर आपके पास अर्ली एज में ना आके कोई बच्चा 4 साल की एज में आता है, 5 साल की, तो क्या डेवलपमेंट में टाइम लग जाता है इसमें? तो देखो ये बहुत कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि 4 साल में इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता, राइट। सबसे पहले जब भी एक बच्चा आता है तो उसका एक प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है कि बच्चे की कौन कौन सी स्किल्स लिमिटेड है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग थेरेपी गोल्स बनाए जाते हैं। तो उस एज में भी स्कोप होता है, और बहुत सारे बच्चे हैं जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं, मान लीजिए हाइपर एक्टिविटी दिख रहा है, बच्चा क्लास में बैठ नहीं रहा, या कई बार कुछ बच्चे बहुत एग्रेसिव होते हैं, गुस्सा बहुत आ रहा है, चीज़ें फेंक रहा है, पेरेंट्स को हिट कर रहा है, बच्चों को पार्क में पुश कर दे रहा है, इनमें भी अगर हम थेरेपी 4 to 5 ईयर्स में भी करते हैं बहुत इम्प्रूवमेंट्स आते हैं। मतलब थेरेपीज़ आर रियली इम्पॉर्टेंट आई वुड से। तो ऐसा नहीं है कि उस समय डेवलपमेंट नहीं होगा, बट हमें हर बच्चे की कंडीशन, हर बच्चा सेम नहीं है, इसीलिए हमें हर बच्चे की एक प्रोफाइल बोलते हैं, हमें पहले चेक करना होता है कि दिक्कत कहाँ पे है। क्या उसके सेंसरी डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं सेंसेशन से दिक्कत है, या उसके मोटर डेवलपमेंट में दिक्कत है, उसके अकॉर्डिंग उसकी थेरेपीज़ की जाती है। मैम आपने जैसे बताया बच्चों को लेकर के बहुत सारी जानकारी हमें दी, किस तरीके से उनका भौतिक विकास या नैतिक विकास या हर तरीके के विकास कैसे किए जाते हैं, डेवलपमेंट होता है, और जिस तरीके से आपका हमने क्लिनिक देखा है काफ़ी अट्रैक्टिव है बच्चों के लिए। तो अगर हम जैसे ये वीडियो बना रहे हैं और ये लोग देखें तो आपसे मिलने कैसे आएंगे, कहाँ पे है आपका क्लिनिक? तो मेरा जो क्लिनिक है ये नोएडा सेक्टर 49 में है, C31, और यहाँ पे हम लगभग ऑलमोस्ट 12 साल से हमारा क्लिनिक है यहाँ पर, और ऑलमोस्ट 16-17 ईयर्स से मैं यहाँ वर्क कर रही हूँ। तो जो भी पेरेंट्स को ये डिफ़िकल्टीज़ लगता है, सबसे पहले तो मेरा वही पॉइंट है कि डरे नहीं और वेट नहीं करें कि चलो वेट करते हैं ये हो जाएगा, या इन चीज़ों में टाइम लगता है। इवन जब हम थेरेपी की बात करते हैं, जब हम बोल रहे हैं एक बच्चा बहुत खुश है थेरेपी में, उस माइलस्टोन को अचीव करने में बहुत टाइम लगता है। एक बच्चा शुरू में जब हमारे पास आता है उसको बहुत सेंसरी इश्यूज़ की वजह से कई बार बच्चा लाउड नॉइज़ नहीं सुन सकता है तो रोने लगेगा, या एक स्ट्रेंजर एंग्जाइटी होता है। तो उसमें पेरेंट्स को एक ट्रस्ट भी करना है थेरेपिस्ट पे कि वो प्रोसेस थोड़ा स्लो है बच्चे के डेवलपमेंट का, बट ट्रस्ट योर थेरेपिस्ट, ठीक है। और स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको वो चेंजेस दिखने लगेंगे, आपका बच्चा वो सारे अचीव माइलस्टोन करने लगेगा। मैम आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपने तो बहुत सारे बच्चों का थेरेपी किया होगा, बहुत सारे अलग अलग केसेस भी आपके सामने आए होंगे, तो सबसे ज़्यादा टिपिकल केस था वो क्या था, और जो सबसे ज़्यादा आपको जिसमें अचीवमेंट मिली कि किस तरीके के आपने बच्चे को आगे डेवलप करके भेजा है, वो क्या था? तो अभी जस्ट बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे और हमारी एक बच्ची हमारे पास आई थी, एंड उसने बिल्कुल अभी 12th क्लियर किया और अभी शी इज़ लुकिंग फॉर कॉलेज। तो वो मेरे लिए बहुत, हमने लगभग 6 to 7 ईयर्स इस बच्चे के साथ वर्क किया है। उसका डेवलपमेंट काफ़ी डिले था, उसको एंग्जाइटीज़ थी, उसके बैलेंस इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, लिखने में बहुत प्रॉब्लम थी जो हम फाइन मोटर स्किल्स की बात करते हैं, और उसने अभी बहुत अच्छे से मतलब एवरेज नंबर से पूरा अपना 12th पास किया है। अभी हमारा एक बच्चा, जब मैं उनके साथ थेरेपीज करती थी, दे मूव टू बैंगलोर और दे केम टू मीट मी, और जब मैंने उस बच्चे को देखा और ही स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स मैथ्स में, तो ये बहुत अच्छा एक अचीवमेंट लगता है जब हमारे बच्चे इंटीग्रेट हो पाते हैं एक नॉर्मल स्कूलिंग में एंड बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। हाँ, उसके पीछे बहुत थेरेपी सपोर्ट रहा है, स्कूल का सपोर्ट रहा है, पेरेंट्स का बहुत इंटरवेंशन रहता है, बट जब आप कुछ सालों बाद देखते हो कि वो बच्चे इतना इम्प्रूव हो सकते हैं, तो इट्स द बेस्ट फीलिंग, एक थेरेपिस्ट के लिए भी और एक पेरेंट के लिए भी। जैसे आपने कहा कि डिले होता है बहुत सी चीज़ों में, बोलने, सुनने या पढ़ने में, तो मैम ये थेरेपी जो होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है, लाइफ टाइम लेना पड़ता है इस थेरेपी को?
तो थेरेपिस्ट के लिए बहुत बारी होता है कि हमें कितना टाइम ये चीज़ें करना है। तो पहले हमें ये समझना है कि क्या है थेरेपी, है ना? खाली थेरेपी वही नहीं है जो हम क्लिनिक में कमरे के अंदर कर रहे हैं, ठीक है? अगर यही एक्टिविटीज़, जैसे हम बोलते हैं कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे ब्रेन जिम की तरह काम करती हैं, Okay. और अगर हम वो चीज़ें कर रहे हैं तो उससे हम इन चीज़ों को कैरी ओवर कर सकते हैं। कुछ सालों बाद अगर कुछ बच्चों की थेरेपीज डिपेंड करता है कि कितने इश्यूज़ हैं, 3-4 साल भी चलती है, उससे ज़्यादा भी चल सकती है। बट जब मैं लाइफ लॉन्ग कहती हूँ तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि उनको लाइफ लॉन्ग थेरेपीज़ ही चाहिए। हो सकता है कि आप बच्चे को किसी फिज़िकल एक्टिविटीज़ में डालिए, स्पोर्ट्स में डालिए, बच्चे को सोशल ग्रुप्स, अभी अगर हम देखें तो बच्चों का सोशल सर्कल बहुत कम हो गया है, राइट? न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, तो बच्चों को किस तरीके से सोशली बर्थडे पार्टीज़ में जाके खेलना है, दूसरे के साथ बात करना है, तो हमें उन बच्चों को वो एक्सपोज़र देना भी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो स्कूल्स हैं उनका पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि स्कूल में भी बच्चे को वो सपोर्ट मिल पाए। तो कितना सपोर्ट चाहिए, कब तक चाहिए, ये कह पाना डिफ़िकल्ट होता है इनिशियली। तो हमें ये देखना है जहाँ बच्चा स्ट्रगल कर रहा है हमें उन चीज़ों में सपोर्ट दे पाएँ। ज़रूरी नहीं है थेरेपीज़ का फ्रीक्वेंसी सेम ही रहे, वो कम होता है। और पेरेंट्स बहुत अच्छे से ये चीज़ें सीख के डेली एक्टिविटीज़ में ये चीज़ें बच्चे के साथ घर पे भी कर सकते हैं। तो पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे को ये चीज़ें घर पे भी करवाने में। मैम बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारे साथ इतनी सारी बातें की और साथ ही जिस तरीके से आपने बच्चों की माइंड को लेकर या फिर जो भी डेवलपमेंट है उनको लेकर के हमें जानकारी दी, और साथ ही जो भी हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको आपने ये डिटेल्स दी। क्योंकि लोगों के साथ प्रॉब्लम्स तो होती हैं, बच्चों के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन उन्हें सही जगह नहीं पता होती कि वो अपने बच्चे को आखिर कहाँ लेके जाए। और अब आपके बारे में जब पता चला है तो डेफ़िनेटली वो वहाँ पे अपने बच्चे को दे के जाएंगे। और श्योरली जैसे आपने कहा कि जिस भी बच्चे का आपने थेरेपी किया था उसने अभी 12th पास किया है, और कई ऐसे हैं जो अलग अलग स्टेट में गए हैं और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ अचीव कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। तो आपने सुना अभी डॉक्टर आरजू वाला मैम को, जो कि पीडियाट्रिक डेवलपमेंट थेरेपिस्ट हैं, और इनका जो क्लिनिक है वो भी आपको सेक्टर 49 नोएडा में मिल जाएगा, और जो भी डिटेल्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहुत बहुत थैंक यू मैम आपका। थैंक यू सो मच।